जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आप सब जानते हैं दोस्तों हम सब क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं दोस्तों। यानी हम सब दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। और हम अपने आधुनिक भारत के इतिहास की इस सीरीज में दोस्तों लगभग समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ और वीडियो लगभग बचे हैं दोस्तों, 4-5 वीडियो में लगभग इसका सारा कुछ आपका आधुनिक भारत से संबंधित सारी चीजें लगभग समाप्त हो जाएगी। तो जो लोग दोस्तों चैनल से अभी जुड़े होंगे उन लोगों से निवेदन है दोस्तों कि आप सब वीडियो को एक क्रम से देखने की कोशिश करें, एक सीक्वेंस से देखने की कोशिश करें, क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों आपको पूरी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी जो आधुनिक भारत का इतिहास है दोस्तों आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है। इसकी दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है मॉडर्न इंडिया नाम से, तो आप उसमें जाएंगे दोस्तों, वीडियो को एक क्रम से देखेंगे। आपको एक सीक्वेंस से इसलिए देखने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों ताकि आप चीजों को क्या कर पाए, कोरिलेट कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए और एक बेहतरीन तरीके से इसको समझ पाए। क्योंकि आपको दोस्तों एक चैप्टर वाइज आपको एक क्रमागत रूप से चीजें क्या की जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं। बाकी जो लोग दोस्तों नियमित क्लास को देख रहे होंगे वो लोग क्या करेंगे दोस्तों, वो बस क्या करते रहेंगे, अपना टाइम पर रिवीजन करते रहेंगे और अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके हिसाब से दोस्तों आप सब क्या करते रहेंगे, अपना अपना प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आप सब दोस्तों ये छोटी सी बातें हैं लेकिन मूलभूत बातें हैं, तो आप इसको अच्छे से सुनिए और अच्छे से इसको दोस्तों आप याद रखिएगा। तो आप सब जानते हैं दोस्तों हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब हम दोस्तों अपने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने पिछले वीडियो में दोस्तों कुंभ मेला तक की चीजों को पढ़ लिया था। हम इसको इरेज कर दे रहे हैं दोस्तों ताकि आपको देखने में सुविधाजनक हो। तो देखिए हमने अपने पिछले वीडियो में दोस्तों यहाँ कुंभ मेला जो दिया गया, कुंभ मेला के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखा था। बाकी जो लोग नियमित क्लास को देख रहे होंगे तो उनको पता होगा दोस्तों कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कुंभ मेला के बारे में समझाया गया था। तो आज हम दोस्तों इसी खंड में आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों जो 4 तरह के मठ हैं भारत में पाए जाने वाले, इनसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज दोस्तों हम मठ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब आप सब दोस्तों क्या करेंगे, अब आप सब दोस्तों बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे भी और सुनेंगे भी दोस्तों। बाकी चीजें दोस्तों क्या करते रहेंगे, आप नोट्स भी बनाते चलेंगे, नोट डाउन भी करते चलेंगे, ताकि आपको जब रिवीजन करना हो ना दोस्तों तो आपको रिवीजन के समय बहुत ही आसान लगेगा चीजों को देखने में। तो चलिए दोस्तों अब आप सब ध्यान से सुनिएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों किसके बारे में, 4 मठों के बारे में। जो भारत में 4 महत्वपूर्ण मठ है दोस्तों, इनसे देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम मठों की बात करें दोस्तों तो आप सब जानते हैं दोस्तों मठों की स्थापना किसने किया था, आदि शंकराचार्य ने किया था और 4 स्थानों पर किया था। तो आप सबसे पहले क्या याद रखेंगे दोस्तों, जो भारत में 4 मठ पाए गए हैं, कितने मठ हैं दोस्तों, कुल 4 मठ पाए गए। इन 4 के चारों मठों की दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि स्थापना किसने किया था तो आप याद रखेंगे कौन दोस्तों, आदि शंकराचार्य। तो आप यह नाम याद रखिएगा दोस्तों, शंकराचार्य जी ने दोस्तों भारत में 4 मठों की स्थापना किया था 4 स्थानों पर। तो आप याद रखिएगा दोस्तों 4 मठ कुल 4 राज्यों में है, 4 अलग अलग स्थानों पे है और यह चारों दिशाओं को दोस्तों क्या करते हैं, इंगित करते हैं। तो इसलिए आप दोस्तों इसको कैसे याद रखिए, देखिए सबसे पहले आप मठों के नाम याद रखिएगा। देखिए आप इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए एक होता है दोस्तों ज्योतिर्मठ जिसको बोला जाता है दोस्तों जोशी मठ, या कहाँ पर दोस्तों, उत्तराखंड में। और एक है दोस्तों गोवर्धन मठ, गोवर्धन मठ कहाँ है दोस्तों, यह है पुरी यानी उड़ीसा में। एक है दोस्तों द्वारका मठ, द्वारका मठ कहाँ है दोस्तों, द्वारका यानी गुजरात में। और एक है दोस्तों श्रृंगेरी मठ या श्रृंगेरी सद्दापीठम जिसको बोला जाता है दोस्तों, यह कहाँ है दोस्तों, यहाँ देखिएगा श्रृंगेरी में जो कि कर्नाटक में। और यह चारों के चारों मठ दोस्तों उत्तर पूर्व पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए इसको मैं मैप के हिसाब से समझा रहा हूं दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आप सब मैप तो जानते होंगे ना कि मैप कैसे देखा जाता है। तो देखिए मैं इसको आपको एक बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 4 मठों को आप कैसे याद रखिएगा। तो देखिए अगर हम आप देखिए दोस्तों, आप प्लस का साइन बनाना सब जानते होंगे दोस्तों। देखिए ये होता है दोस्तों, यह होता है प्लस का साइन। तो अगर आप यह जानते हैं दोस्तों तो आप सब जानते हैं दोस्तों, इसको बोला जाता है नॉर्थ, इसको बोला जाता है दोस्तों साउथ, इसको बोला जाता है दोस्तों ईस्ट और इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको बोला जाता है दोस्तों वेस्ट। तो आप इन 4 के 4 दिशाओं के बारे में तो दोस्तों उम्मीद है कि अच्छे से जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो आप देख लीजिए दोस्तों, ऊपर वाला होता नॉर्थ, उसके अपोजिट नीचे वाला जो होता साउथ, हमारे दाएं हाथ पे दोस्तों होता ईस्ट और हमारे लेफ्ट हाथ जो होता हमारा दोस्तों वहां पर होता है वेस्ट। तो देखिए 4 मठ हैं, 4 मठों की स्थापना किसने किया था दोस्तों, शंकराचार्य ने किया था। अभी आपने देखा था देखिए जो ज्योतिर्मठ है दोस्तों जिसको क्या बोला जाता है, जोशी मठ, या कहाँ पड़ता है दोस्तों, उत्तराखंड में, जो कि उत्तर दिशा को इंगित करता है। तो अगर आप इसको ऐसे मैप बना के याद करिएगा, देखिए ये है दोस्तों उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा में कौन सा मठ है दोस्तों, तो
उत्तर दिशा में दोस्तों पड़ता है हमारा ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ को क्या बोला जाता है दोस्तों? ज्योतिर्मठ को जोशीमठ भी बोला जाता है। यह उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। तो आप इसको इस तरह से याद रखिएगा। अब उत्तर के बाद हम दोस्तों आते हैं दक्षिण। तो आप उत्तर के बाद आप डायरेक्ट आप क्या देखेंगे? दक्षिण वाले को देखेंगे। तो आप देखेंगे दोस्तों दक्षिण में कौन सा मठ है? तो देखिए दक्षिण में दोस्तों पड़ता है श्रृंगेरी मठ, जिसको श्रृंगेरी श्रद्धा पीठम भी बोला जाता है। तो यह पड़ता है दोस्तों कहां पर? यह पड़ता है कर्नाटक में। तो आप ऐसे ही मैप बनाएंगे, आप यहां पर आ जाएंगे दोस्तों। यहां पर कौन सा मठ है? तो आप यहां पर देखेंगे दोस्तों, यहां पर कौन सा मठ है? श्रृंगेरी मठ। और यह किस राज्य में पड़ता है दोस्तों? तो यह पड़ता है दोस्तों कर्नाटक में। तो आप इसको इस तरह से याद कर लेंगे। अब हम दोस्तों जाएंगे पूर्व की दिशा में। तो देखिए आप दोस्तों पूरब में अगर बात किया जाए तो पूरब में कौन सा मठ पड़ता है दोस्तों? तो यहां पर पड़ता है दोस्तों गोवर्धन मठ। गोवर्धन मठ कहां पर पड़ता है दोस्तों? पुरी यानी उड़ीसा में पड़ता है। तो देखिए अगर आप पूरब में जाएंगे तो पूरब में क्या लिख लेंगे दोस्तों? आप ऐसे लिख लेंगे दोस्तों गोवर्धन मठ। अब यह गोवर्धन मठ कहां पड़ता है दोस्तों? यह उड़ीसा में पड़ता है, यानी उड़ीसा के पुरी पुरी में दोस्तों पड़ता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों पश्चिम में। तो पश्चिम में कौन सा मठ है? देखिए दोस्तों पश्चिम में हमारा पड़ता है द्वारका मठ। द्वारका मठ कहाँ पड़ता है दोस्तों? द्वारका यानी गुजरात में। तो आप यहाँ आएंगे दोस्तों, यह है पश्चिम दिशा। यहाँ पर कौन सा मठ पड़ता है दोस्तों? यह पड़ता है द्वारका मठ। और आप सब जानते हैं द्वारका कहाँ दोस्तों? गुजरात में है। तो आप याद रखिए दोस्तों, श्री कृष्ण कहाँ करते थे दोस्तों? आपने देखा ना, द्वारका नगरी जो किसने बसाया था? श्री कृष्ण ने बसाया था। तो यह द्वारका कहते हैं ना कि समुद्र के नीचे समा गया है। तो यह दोस्तों इसी गुजरात वाले रीजन में पड़ता है। तो आप 4 के 4 मठ ऐसे ही याद रखेंगे। आप कैसे? ऐसे एक मैप बना लेंगे दोस्तों। आप उस मैप पे देखेंगे कि ये दिशा जो ऊपर वाली होती है नॉर्थ होती है, नीचे वाली दिशा साउथ होती है, हमारे दाएं हाथ में ईस्ट होती है और हमारे बाएं हाथ पे दोस्तों क्या होती है? पश्चिम दिशा होती है। तो जो ज्योतिर्मठ कहाँ दोस्तों? वह उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है तो दोस्तों यह किस दिशा को इंगित करता है? नॉर्थ को इंगित करता है, यानी उत्तर को। इसी तरह दोस्तों हमारा जो श्रृंगेरी मठ है, श्रृंगेरी मठ कहाँ पर है दोस्तों? यह हमारा कर्नाटक में है। और कर्नाटक कहाँ पड़ता है? दक्षिण में दोस्तों। तो इसलिए है दक्षिण दिशा को क्या करता है? दिखाता है। इसी तरह दोस्तों जो हमारा गोवर्धन मठ है, गोवर्धन मठ कहाँ पड़ता है दोस्तों? पुरी में। पुरी कहाँ पड़ता है दोस्तों? उड़ीसा। और उड़ीसा देखेंगे दोस्तों ईस्ट में पड़ता है भारत का, अगर आप मैप देखेंगे तो। इसलिए दोस्तों गोवर्धन मठ पूरब दिशा को इंगित करता है। अब जो हमारा चौथा मठ है दोस्तों वह क्या है? द्वारका मठ। आप द्वारका अगर देखेंगे दोस्तों तो आप सब जानते हैं दोस्तों द्वारका जो है गुजरात वाले रीजन पड़ता है। तो अगर आप भारत के मैप में देखेंगे तो गुजरात जो हमारा है पश्चिम दिशा में, इसलिए दोस्तों द्वारका मठ जो दोस्तों है पश्चिम को इंगित करता है। तो आप दोस्तों इसको इस हिसाब से याद करिएगा। आप एक चार्ट बनाइएगा और चार्ट पे दोस्तों इसी तरह आप भारत के मैप के हिसाब से प्लस का साइन बना लेंगे। तो आप दोस्तों इसको इस हिसाब से समझ पाएंगे कि चारों के चारों मठ कहां पर हैं और किन किन राज्यों में हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मठ वाला जो सवाल है अब आपसे कभी भी गलत नहीं होगा अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो। बाकी आप सब जानते हैं दोस्तों हमारे यहाँ जो वीडियो लेक्चर है यह सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर ऑल एग्जाम, आप दोस्तों किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या लगभग हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रेलवे की कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो या वनडे की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या दोस्तों आप आईएएस की कर रहे हो, यूपी पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हो जिसकी दोस्तों वैकेंसी अभी भरी जा रही है, और एक महत्वपूर्ण वैकेंसी आई दोस्तों ईपीएफओ, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों जहां पर हिस्ट्री यानी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों ये बहुत ही लाभदायक सीरीज है। बहुत ही उम्दा तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जा रहा है जहां से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आप इन 4 मठों के बारे में इस तरह से अच्छे से याद रखेंगे, अगर आप इस मैप के हिसाब से याद रखेंगे तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। अब हम देखने वाले हैं दोस्तों कुछ परंपरागत पुरस्कार हैं जिनसे आपसे क्या होता है दोस्तों एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकता है। देखिए आप अगर वैसे देखेंगे दोस्तों तो आप कहेंगे दोस्तों सर यह मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ अलग हटके, तो देखिए आप आधुनिक भारत में ही दोस्तों समकालीन भारत आ जाता है। तो हमारा जो कंटेम्प्रेरी इंडिया चल रहा है दोस्तों वो आधुनिक भारत से ही तो जुड़ा हुआ है। तो देखिए कुछ टॉपिक्स इस बुक, आप सब जानते हैं दोस्तों किस बुक से पढ़ाया जा रहा है, तो इस बुक्स में यह चैप्टर इंक्लूड थे दोस्तों। तो मैं चाहता इसको छोड़ सकता था, मैं आपको स्वतंत्रता तक पढ़ा के 1947 तक पढ़ा के चीज़ें छोड़ सकता था, लेकिन नहीं, यह जो चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं आप देखेंगे तो इससे सारे एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो उस हिसाब से देखेंगे दोस्तों यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों यह ऐसे तो मॉडर्न हिस्ट्री से हटके है, लेकिन आप इसको देखेंगे तो जनरल नॉलेज के अंतर्गत आ जाता है। इसलिए दोस्तों आपको यह चैप्टर भी पढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पर जो कुछ परंपरागत पुरस्कार दिया गया ना दोस्तों, आप इसको अगर आप बैक ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो आप इसलिए दोस्तों इसको भी ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं दोस्तों कालिदास सम्मान नामक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, तो वह दिया जाता है कला के क्षेत्र में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि कालिदास सम्मान नामक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों किस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। अब हमारा दोस्तों जो नेक्स्ट है वह क्या है, देखिए 2000 है दोस्तों। आप यहाँ स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा। देखिए
भारतीय औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा 1957 में स्थापित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए 45 वर्ष के शोधकर्ताओं को। अब आप इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए आप इसको ऐसे याद रखिएगा दोस्तों कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसको दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसको दिया जाता है। तो देखिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दोस्तों उनको दिया जाता है विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में दोस्तों उत्कृष्ट योगदान के लिए 45 वर्ष तक के शोधकर्ताओं को, यानी जिनकी एज दोस्तों 45 ईयर्स तक के हैं, ऐसे रिसर्चर्स को दिया जाता है जिन्होंने साइंस एंड टेक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। अब आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। तो आप देखेंगे दोस्तों इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1957 में, यानी 1957 में। और इसकी स्थापना दोस्तों किसने किया था, भारतीय औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद, इसी को दोस्तों बोल दिया जाता है, शायद CSIR दोस्तों बोल दिया जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा, तो आप इसको इसी को CSIR भी बोला जाता है। अब CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, देखिए CSIR का फुल फॉर्म होता है दोस्तों काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अगर आप कहें तो दोस्तों मैं इसको लिख भी देता हूं, देखिए अगर आपसे पूछा जाए CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ दोस्तों साइंटिफिक रिसर्च। आप याद रखिएगा दोस्तों काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो यही दोस्तों जो है, यही दोस्तों क्या करता है, यह पुरस्कार देता है। कौन सा पुरस्कार दोस्तों, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो दोस्तों इसी के थ्रू दिया जाता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब नेक्स्ट दोस्तों क्या दिया गया आप उसको भी देख लीजिए। देखिए अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों फिलीपींस के रमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा स्थापित वर्ष 1957 में मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों, तो वह थे दोस्तों आचार्य विनोबा भावे। आप इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए इसको पढ़ने का तरीका क्या, आप सबसे पहले यही याद रखेंगे दोस्तों कि जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है, यानी मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। यहाँ बात किया जाएगा आपसे एग्जाम में दोस्तों प्रथम भारतीय कौन थे, तो वह कौन थे दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे। यानी जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है दोस्तों इसको पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, वह थे आचार्य विनोबा भावे। अब आपसे यह पूछा जाएगा दोस्तों ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन देता है, तो यह रमन मैग्सेसे फाउंडेशन जो है दोस्तों जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी, फिलीपींस का थे दोस्तों या थे, वही फाउंडेशन दोस्तों क्या करती है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार देती है। आप देखे होंगे दोस्तों रमन मैग्सेसे पुरस्कार आप दो लोगों को अगर आप जानते होंगे दोस्तों, एक अरविंद केजरीवाल, आप जानते हैं दोस्तों अरविंद केजरीवाल कौन है, आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों, आप पार्टी के संयोजक हैं और दिल्ली के दोस्तों क्या वर्तमान में CM है। और एक आप देखे होंगे दोस्तों, आप एक महत्वपूर्ण पत्रकार हैं रवीश कुमार करके दोस्तों, उनको भी दोस्तों यह पुरस्कार मिला हुआ है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों कि रमन पुरस्कार अभी ऐसे आप याद रखेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी को भी मिला है, रवीश कुमार को मिला है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो प्रथम भारतीय में दोस्तों कौन आता है, वह थे आचार्य विनोबा भावे। और यह किसके माध्यम से दिया जाता है, तो यह जो रमन मैग्सेसे फाउंडेशन है जिसकी स्थापना फिलीपींस में की गई थी 1957 में, उसी के थ्रू दोस्तों क्या किया जाता है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। अब एक पुरस्कार होता है दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार, यह कब प्रदान किया जाता है, किस लिए दिया जाता है, तो देखिए यह दिया जाता है दोस्तों खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु दिया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाए दोस्तों कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस के लिए दिया जाता है, यानी किस चीज़ के लिए दिया जाता है, तो जो खेल कूद होता है दोस्तों उसके लिए दोस्तों यह दिया जाता है, उसके प्रशिक्षण के लिए दोस्तों, यानी जो खेल कूद की जो प्रशिक्षण कराने में, यह खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता। आप याद रखिएगा जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये खिलाड़ियों को नहीं मिलता है, उनको दिया जाता है जो इसकी ट्रेनिंग देते हैं, यानी जो इनके दोस्तों प्रशिक्षण करवाते हैं खेलकूद की, उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो आप इसको याद रखिएगा, या खिलाड़ियों को नहीं, खिलाड़ियों को जो ट्रेनिंग देने वाले होते हैं दोस्तों उनके लिए यह द्रोणाचार्य पुरस्कार बना है। तो आप सब जानते हैं ना ये ऐसा क्यों है, देखिए आप सब जानते हैं दोस्तों द्रोणाचार्य कौन थे, अर्जुन के गुरु थे। तो आप इस तरह से याद रखिएगा दोस्तों। तो द्रोणाचार्य ने क्या किया था, अर्जुन को ट्रेंड किया था ना, अर्जुन को ट्रेनिंग दी थी। तो आप इसको वहां से इंटरलिंक कर लेंगे कि इसलिए दोस्तों वह ट्रेनर थे, तो इसलिए दोस्तों यह द्रोणाचार्य जो पुरस्कार बना है वह ट्रेनर को ही
दिया जाता है। तो अब उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे से याद रखेंगे, नहीं भूलेंगे। और दोस्तों आप याद रखिएगा दोस्तों, एक आपने देखा होगा दोस्तों राजीव गांधी खेल पुरस्कार, जिसका नाम आप देखा होगा वर्तमान में जो केंद्र सरकार दोस्तों इसका नाम बदल कर क्या कर दी है, मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार। यह किसको दिया जाता है, यह दिया जाता है दोस्तों खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। कौन सा दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार करके ना लिख के आएगा, अब आएगा दोस्तों मेजर ध्यानचंद्र खेल पुरस्कार, जिसको वर्तमान की सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोस्तों इसका नाम चेंज कर दिया है। यह राजीव गांधी खेल पुरस्कार जो होता है यह खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, यानी यह खेल कूद में दिया जाने वाला दोस्तों भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसमें गलती बिल्कुल भी आप नहीं करेंगे। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और रह जाते हैं तो उनको भी हम देख लेते हैं, तो हम इरेज कर देते हैं ताकि आपको देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो देखिए अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों, किसकी हम बात करने वाले हैं, पद्म श्री पुरस्कार की। तो यह पूछा गया जाएगा दोस्तों क्वेश्चन आपसे कि पद्म श्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी। तो वह कौन थी दोस्तों, यह थी नरगिस दत्त। तो आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पद्म श्री पुरस्कार, आप जानते ना, तो जो पद्म पुरस्कार होता है दोस्तों यह 3 तरह का होता है। अगर आप नहीं जानते दोस्तों तो आप अभी भी देख लीजिए। पद्म पुरस्कारों में सबसे ऊपर कौन सा होता है दोस्तों, वह होता है दोस्तों पद्म विभूषण। आप अच्छे से याद रखिएगा, 3 तरह के पद्म पुरस्कार होते हैं, एक होता है पद्म विभूषण, एक होता है दोस्तों पद्म भूषण, एक क्या होता है पद्म भूषण, और एक क्या होता है दोस्तों, यह होता है एक होता है दोस्तों पद्म श्री। तो आप यह 3 याद रखिएगा दोस्तों कि पद्म पुरस्कारों की कैटेगरी में अगर आप जाएंगे तो सबसे ऊपर होता है दोस्तों पद्म विभूषण। पद्म विभूषण के बाद दोस्तों सेकंड नंबर पे कौन सा स्थान रखता है, वह है पद्म भूषण, और पद्म भूषण के बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पे आता है दोस्तों पद्म श्री। यह दोस्तों सर्वोच्च पुरस्कार होते हैं किसके, भारत रत्न के बाद। ऐसे आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो वह है भारत रत्न, लेकिन भारत रत्न के बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर यह आता है, तीसरे नंबर पर यह आता है, चौथे नंबर पर यह आता है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि पद्म पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी। तो आप याद रखिएगा दोस्तों नरगिस दत्त। आप नरगिस दत्त को कैसे याद रखेंगे दोस्तों, आप अगर संजय दत्त को जानते होंगे तो उनकी यह माता जी थी। तो आप ऐसे ही याद रख लीजिएगा दोस्तों, जो नरगिस दत्त थी वही दोस्तों पद्म पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी, जो कि संजय दत्त की माता थी। और आप क्या याद रखेंगे दोस्तों, और आप याद रखेंगे दोस्तों कि बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन है। तो वह है दोस्तों वीएस नायपाल। या इसलिए देखिए जो प्रथम वाला क्वेश्चन जहां भी होता है दोस्तों, जिस भी अवार्ड में प्रथम वाले शब्द आते हैं तो उनको आप बहुत अच्छे से याद रखें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं, भले वर्तमान में कोई ना पाए हो लेकिन प्रथम अक्सर पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बुकर पुरस्कार जो होती है दोस्तों, बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे दोस्तों, वीएस नायपाल। यहां किसकी बात हो रही है दोस्तों, भारतीय मूल के, यहाँ भारतीय नागरिक की नहीं बात हो रही है, ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है जिसका जन्म दोस्तों जिसका जन्म भारत में हो, यानी इंडियन ओरिजिन। यहाँ पूछा गया दोस्तों, यह वीएस नायपाल को दिया गया था। तो अब भारतीय मूल, भारतीय नागरिक, ये सब क्या है दोस्तों, भारतीय मूल में क्या अंतर होता है, इंडियन ओरिजिन में क्या अंतर होता है, ये आपको दोस्तों पॉलिटी वाले खंड में पढ़ाया जा रहा है। तो आप जाके दोस्तों राज्य व्यवस्था वाली जो सीरीज चल रही है, पॉलिटी वाली जो सीरीज चल रही है, आप वहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो आपको वहाँ पर अच्छे से यह बताया गया है कि भारतीय नागरिक कौन होते हैं और भारतीय मूल के व्यक्ति कौन होते हैं। अब हम देखने वाले हैं दोस्तों जो हमारा अगला पुरस्कार है वह क्या है। तो वह देखिए दोस्तों कि व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, वह थी दोस्तों चित्रा मुदगल। अब क्वेश्चन क्या आपसे आएगा दोस्तों, सब यहाँ प्रथम वाला, इसलिए आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अगर पूछा जाए आपसे व्यास पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला की यहाँ बात हो रही है दोस्तों, वुमेन की बात हो रही है, तो वह कौन थी दोस्तों, वह थी चित्रा मुदगल। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा दोस्तों, देखिए आपसे यह पूछा जाएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन है दोस्तों, तो वह है दोस्तों आशापूर्णा देवी। तो आप यहाँ भी देखेंगे दोस्तों प्रथम की बात हो रही है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, उस ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार यहाँ बात हो रही है दोस्तों, तो वह कौन थी दोस्तों, वह थी आशापूर्णा देवी थी। और आप क्या याद रखिएगा दोस्तों, और आप याद रखिएगा दोस्तों कि ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित पहली भारतीय फिल्म कौन थी दोस्तों, तो वह थी मदर इंडिया। तो यह भी क्वेश्चन आप देखेंगे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ऑस्कर पुरस्कारों के लिए, जो ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, उस ऑस्कर पुरस्कारों के लिए
नामांकित, यहाँ जीतने वाली की बात नहीं हो रही दोस्तों, यहाँ नामांकित की हो रही, जो जिसका नॉमिनेशन किया गया था। ऐसी पहली फिल्म कौन थी दोस्तों? वह थी मदर इंडिया। यानी मदर इंडिया दोस्तों एक ऐसी फिल्म थी जो ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। इसने ऑस्कर पुरस्कार नहीं जीता था, लेकिन उसके लिए दोस्तों इसका नामांकन हुआ था। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ जो पुरस्कारों की श्रेणी में आपको जितने भी पुरस्कार पढ़ाए जा रहे हैं, अगर आप दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप एक बार आज तक जितने भी उसके पेपर हुए आप वहां उठा के लाके चेक करिएगा, तो आप देखेंगे ना दोस्तों, इससे क्वेश्चन बन चुके हैं। मतलब ये ऐसे टॉपिक्स है दोस्तों जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप क्या करते रहिएगा कि आप इसको अच्छे से देखेंगे और अपना नोट्स भी बनाते चलेंगे, ताकि एग्जाम के समय में दोस्तों आपको रिवीजन करने में आसानी हो। क्योंकि आप जब एक्चुअल एग्जाम में बैठेंगे दोस्तों, तब आप कहेंगे कि सर की अगर बातों पर हमने ध्यान दिया होता तो आज हमारे सारे क्वेश्चन सही होते हैं। अब हम बात करने वाले दोस्तों एक महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में, जिसको दोस्तों बोला जाता है भारत रत्न पुरस्कार। अभी आपको दोस्तों बताया गया ना भारत रत्न पुरस्कार के बारे में। यह क्या दोस्तों होता है? यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, जिसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाए दोस्तों कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, यानी भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है दोस्तों, वह होता है दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार। अभी आपसे बताया गया था दोस्तों कि भारत रत्न पुरस्कार ही दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे आ जाता है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे आ जाता है पद्म भूषण और चौथे नंबर पे आ जाता है पद्मश्री। लेकिन पद्म पुरस्कार के बारे में आपको पहले ही बताया गया है दोस्तों कि यह 3 कैटेगरी में आता है। अब आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जाएगा दोस्तों कि भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, तो आप यहाँ डेट और ईयर दोनों याद रखिएगा। एक तो सबसे पहले आप याद रखिएगा दोस्तों 1954 में, यानी आज़ादी के बाद इसकी स्थापना हुई थी। 1954 में की गई थी। और कब की गई थी दोस्तों? 2 जनवरी को की गई थी, यानी 2 जनवरी को दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अब आपसे पूछा जाए कि प्रथम भारतीय रत्न पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था, तो आप याद रखिएगा इकलौते व्यक्ति नहीं थे, 3 व्यक्तियों को दोस्तों पहली बार भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जिसमें एक नाम आता है दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, एक नाम आता है दोस्तों सी राजगोपालाचारी का, और एक नाम आता है दोस्तों सीवी रमन का। तो आप याद रखिएगा क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार भारतीय रत्न पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, यानी प्रथम भारतीय रत्न पुरस्कार किन लोगों को दिया गया, तो आप याद रखिएगा दोस्तों इसमें इकलौते व्यक्ति नहीं थे। पहली बार जो भारतीय रत्न पुरस्कार दिया गया था वह 3 व्यक्तियों को दिया गया था दोस्तों। और 3 व्यक्तियों में से कौन कौन सा आप नाम याद रखिएगा दोस्तों? आप एक नाम याद रखिएगा, कौन सा दोस्तों? एक तो आप सबसे पहले याद रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप हमको बताइएगा दोस्तों कि ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे। और एक नाम आप याद रखिएगा दोस्तों, वो थे सी राजगोपालाचारी। आप इसको भी दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि सी राजगोपालाचारी कौन थे। और एक आप याद रखिएगा दोस्तों सीवी रमन। आप सीवी रमन के भी बारे में भी कमेंट बॉक्स में देंगे कि सीवी रमन कौन थे। चलिए मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे दोस्तों? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जाए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे दोस्तों, तो वह थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सी राजगोपालाचारी आप सब जानते हैं दोस्तों, इनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो दोस्तों ये फ्रीडम फाइटर आप एक तरह से इनको देख सकते हैं। और दोस्तों सीवी रमन के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने रमन इफेक्ट से दोस्तों जो दिया था, रमन प्रभाव जो दिया था, आप उसके बारे में दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सीवी रमन ने जो रमन इफेक्ट दिया था वह क्या था। तो उम्मीद है दोस्तों अब आपको सारे के सारे पुरस्कार बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। क्योंकि आज आपने देखा दोस्तों, आज आपको 4 मठों के बारे में बताया गया कि जो 4 मठ शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था 4 अलग अलग स्थानों में, जो कि चारों दिशाओं को इंगित करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। उन मठों के बारे में भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और जो कुछ दोस्तों परंपरागत पुरस्कार हैं, उन परंपरागत पुरस्कारों के बारे में भी आप बेहतरीन से तरीके से समझ गए होंगे। आपने यह भी देखा दोस्तों जो अलग अलग परंपरागत पुरस्कार वह क्या होते हैं। आपने भारत रत्न पुरस्कार के बारे में दोस्तों बेहतरीन तरीके से समझ लिया। और आपने दोस्तों साथ ही साथ जो पद्म पुरस्कार होते हैं, जिसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं दिया गया था दोस्तों इस लेक्चर में, लेकिन आपने दोस्तों उसको भी समझ लिया कि पद्म पुरस्कारों में कौन कौन सी कैटेगरी होती है, उस पर हायरकी क्या होती है, यानी पहले नंबर पर कौन होता है, दूसरे नंबर पर कौन सा होता है, तीसरे नंबर पर कौन सा होता है दोस्तों। तो आपने उसको भी बेहतरीन तरीके से समझ लिया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें कुछ भारत के शास्त्रीय नृत्य और दोस्तों त्यौहार जो हुआ
और दोस्तों कुछ मंदिर से संबंधित जो कुछ है और नृत्य लोक नृत्य उसके बारे में अच्छे से देखेंगे और समझेंगे दोस्तों जो महत्वपूर्ण स्मारक है कि उनसे क्या क्या क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकता है। तो आज के लिए दोस्तों बस यही तक, ताकि आप इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पर छोड़ा जा रहा है क्योंकि दोस्तों इतनी चीज़ें आपके लिए काफ़ी है। तो आप दोस्तों इतना पहले अच्छे से तैयार कर ले, फिर नेक्स्ट वीडियो जो दोस्तों होगा ये इसके आगे से संबंधित चीज़ों से आएगा। तो चलते चलते दोस्तों आप सबसे बस एक छोटा सा निवेदन है दोस्तों कि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रामा, आप सब जानते हैं दोस्तों जो हमारा यूट्यूब चैनल है वह है स्टडी विथ रामा। दोस्तों इसको आप क्या कर लेंगे दोस्तों, इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बाकी दोस्तों इसको क्या करेंगे अपने दोस्तों में शेयर भी कर देंगे, यानी आपके भाई बहन में, आपके रिलेटिव में दोस्तों जो भी दोस्तों किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, यानी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो दोस्तों, उन तक वीडियो को शेयर कर देंगे दोस्तों, ताकि उनको भी दोस्तों यह पता चलता रहे कि किस तरीके से उनको पढ़ाई करनी है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, किस हिसाब से उनको चीज़ों को लेके चलना है दोस्तों। और यह भी दोस्तों हमारी भी मोटिवेशन के लिए होता है कि हम इतने लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं दोस्तों। बाकी आप सब क्या करते रहेंगे दोस्तों, आप अपना रिवीजन करते रहेंगे, आप अपने एग्जाम के हिसाब से प्रैक्टिस सेट या जिसको आप दोस्तों टेस्ट पेपर बोलते हैं उस टेस्ट पेपर को भी सॉल्व करते रहेंगे। आपके पढ़ाई में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो आपका सिलेबस, दूसरा दोस्तों आपका PY कीज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दूसरा दोस्तों आप जो कुछ भी रीडिंग करते हैं वह इंपॉर्टेंट होता है, और आपका दोस्तों उसके साथ साथ रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। इन चारों बातों पे दोस्तों आप हमेशा अच्छे से याद रखिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।